नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चांबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चांबासा कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 26 जून को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने के आरोप में भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई 2018 को परिवाद दायर कराया था। चांबासा कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। राहुल गांधी पर भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने का मामला दर्ज किया गया था। भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार द्वारा 9 जुलाई 2018 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें बताया गया था कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। 20 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट के आदेशानुसार उक्त वाद को रांची स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में भेज दिया गया था। इसके बाद पुनः हाईकोर्ट के आदेशानुसार उक्त वाद को चांबासा स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 2021 में भेज दिया गया। इसके बाद यहां न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए वर्ष 2022 में राहुल गांधी को समन भेजा गया। समन मिलने के बाद भी राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद न्यायालय द्वारा वर्ष 2023 में उनके खिलाफ जमानती वारंट भेजा गया। फिर भी राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। तब न्यायालय द्वारा 2024 में गैर जमानती वारंट भेजा गया। इधर राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट में वारंट को रोकने के लिए WPCR नंबर 230/2024 दाखिल किया गया था। उसे 20 मार्च 2024 डिस्पोजल कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी द्वारा चांबासा कोर्ट में धारा 205 CRPC के तहत आवेदन दिया गया। इसे भी कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। अब उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट निर्गत किया है, जिसमें 26 जून को न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी माननीय सांसद जी के द्वारा कि हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और उसमें और भी कई बातें कही थी, जिन बातों से मुझे बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में लगा कि भाई ऐसे पार्टी में हम जुड़े हैं क्या कि जिस पार्टी में इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो उसमें लगा हमको कि नहीं, मैं पार्टी में सही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत बयान दिया जा रहा है। तो मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लिया और सलाह लेने के बाद लगा कि अगर आप आहत हैं तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कई लोगों ने और भी कहा, हमारे संपर्कित लोग, हमारे शुभचिंतक लोगों ने कहा कि आप कैसे पार्टी में जुड़े हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका हत्यारा है। मुझे और तकलीफ़ हुआ कि मेरे पार्टी में सही में ऐसा कुछ है क्या। तो ये जो बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे निजी कार्यालय पर भी जब लोग आते थे तो कई बार इस विषय पर डिस्कशन हुआ। तो देखा, मुझे 2-3-4 दिनों के बाद, 5 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेदाग हैं, लेकिन गलत बयान दे करके, गलत बातों को कह करके हमारी पार्टी की और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लेकर के, हमारे केशव प्रसाद जी अधिवक्ता हैं, इनसे सलाह लेकर के फिर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो कोर्ट अपना जो कार्रवाई है कानून संगत, और संविधान के देश में रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा भी होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। इसे मैं तो यही कहूँगा कि सम्मान सब लोग करें। मैं भी सम्मान करता हूँ संविधान का, और संविधान पर मुझे भरोसा है। यह मामला 28/3/2018 का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन दिल्ली में हुई थी, जिसमें सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि भाजपा की सरकार में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, चोरों का गिरोह है, ये तरह का बहुत सारे उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के हमारे चांबासा शहर के प्रदेश उपाध्यक्ष उस समय थे प्रताप कुमार जी,
उन्होंने इस चीज़ को यूट्यूब में और न्यूज़ चैनलों में देखा और उसके बाद उन्होंने आकर मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के बातें जो है राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई है, जिसको मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे कमेटी को, हमारे भाजपा सरकार को, उसके खिलाफ़ हमें अवमानना का केस दाखिल करना है। लोगों ने यहाँ पर अवमानना का केस दाखिल किया। उसके बाद यहाँ पर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद उनके विरुद्ध सम्मन इशू किया गया। सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब उनके विरुद्ध जमानती वारंट निर्गत किया गया। उसके बावजूद भी वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। वर्ष 2024 में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू किया गया, जिसके खिलाफ़ में उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। उसके बाद न्यायालय में आकर के उन्होंने 205 CRPC के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया कि उन्हें सशरीर उपस्थित होने से वंचित किया जाए बोला, जिसको लेकर के यहाँ बहस किया गया। बहस होने पर उनका 205 CRPC का जो आवेदन था वो खारिज हुआ। उसको लेकर के उन्होंने उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, जिसमें उन्होंने स्टे लेकर रखा था। स्टे लेने के बाद उन्होंने 10/3/2025 को अपना उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय से वापस ले लिए, जिसके बाद उनके ऊपर जो स्टे लगा हुआ था वो हट गया। उसके बाद मेरे द्वारा प्रताप जी के साथ मिलकर के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया कि उनका वारंट जो पहले इशू किया गया था वापस ले लिया गया, यानी पुनः फिर से वारंट निर्गत किया जाए। जिसके आलोक में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और चावासा के अधिवक्ताओं ने मिलकर मेरे आवेदन के विरुद्ध एक रिजॉइंडर फाइल किया। उस रिजॉइंडर पर बहस हुआ। 22/5/2025 को उक्त आवेदन को निरस्त करते हुए फिर से उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कबड्डी एसोसिएशन के तत्वावधान में 3 दिवसीय कबड्डी समर कैंप का आयोजन असुरा गांव हाई स्कूल के मैदान में किया गया। कैंप में कोच अनुपूर्ति के द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समर कैंप में ग्रामीण बालक और बालिकाएं एवं बच्चे भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोल्हान प्रभारी श्यामल दास ने बताया कि गांव में समर कैंप लगाने का हमारा उद्देश्य यह है कि शहर में तो कबड्डी का आए दिन शिविर कैंप होते रहते हैं, लेकिन कबड्डी से वंचित गांव के बच्चे को कबड्डी का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हम करें, ताकि वह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने गांव के साथ अपने जिला का भी नाम रोशन कर सकें। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को चाईबासा में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी कार्य करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने नारेबाजी की। जिला मुख्यालय चाईबासा से जुलूस की शक्ल में कांग्रेसियों ने नगर भ्रमण किया। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमूचू ने कहा कि आम जनता को संदेश देने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के रहते देश का भला नहीं हो सकता। पश्चिमी सिंहभूम में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है और आज इस बात की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि पिछले दिनों जब से ये केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो संस्थाएं हैं, जो संविधान में लोगों को ताकत दी गई है,
उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और बीजेपी की सरकार के तरफ से जो इनके खिलाफ आवाज़ उठ रहे हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग सब लोग रोड में उतरे हैं और रोड में ये संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। और ये सिर्फ चाईबासा ही नहीं, पूरे राज्य में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और हमको लगता है कि एक बड़ा मैसेज हम लोग जनता को देना चाहते हैं कि अगर ये दोनों रहे, रंगा बिल्ला की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से देश को डूबना है, ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इनको हटाने के लिए बड़ी ज़रूरी है कि ये संविधान की रक्षा करें और हम लोग सब एक साथ मिलकर आगे। आज चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ रैली को आयोजन में हम लोग आज रैली कर रहे हैं। और ये क्यों हम लोग को ये जनता को मैसेज देने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जब से 2014 से हमारे इस केंद्र में जो देश में आए बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ संविधान को बदलने के काम कर रहे हैं और बहुत सारा चीज़ को कर भी रहे हैं। इसीलिए हम लोग 2029 का चुनाव को लेकर, क्योंकि जनता को ये मैसेज देना ज़रूरी है कि भाई 2029 में भी ये बीजेपी सरकार इस राज्य में देश में आते हैं तो और सारा चीज़ को भी बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज तो चाईबासा में ये रैली के माध्यम से हम जनता को जनाना चाहते हैं कि आने वाला समय इस देश के लिए नुकसान होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शराब नीति को लेकर वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई शराब नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान में जो शराब नीति चल रही थी उस शराब नीति में बड़े घोटाले हैं और वर्तमान में घोटाले करने वाले होटवर जेल में बंद है। इस मामले में 600 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बहुत जल्द कई लोगों की गिरफ्तारी होगी। रघुवर दास ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ के मेफेयर होटल में 7 दिनों तक ठहरे मंत्री एवं विधायक का खर्चा किसने किया था? क्या राज्य सरकार की थी या फिर छत्तीसगढ़ के शराब माफियाओं ने खर्च किया था? ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में हेमंत सरकार ने 2 बार नियमावली को बदली की गई है और इस नियमावली बदलने के बाद जो आप सबके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आज जिस नियमावली को जो बनाने का काम किया था उस समय उत्पाद सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, आज होटवार जेल में। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ये जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाले के मामले हैं। लेकिन मेरा आरोप है ये 100 करोड़ नहीं, ये कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। अब सब नई शराब नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। अंततः झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थी। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद 2018
कि नियमावली को ही सबसे सही माना गया है। सरकार ने स्पष्ट माना कि 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपया के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दुगुना होकर 2009 करोड़ रुपये हो गए थे। और हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नियमावली झारखंड की जनहित और झारखंड के हित में थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2000 झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती है राज्य सरकार से कि 22 अगस्त को हेमंत सरकार के 32 विधायक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने छत्तीसगढ़ के एक होटल में भेजने का काम किया। तो झारखंड की जनता सरकार से जानना चाहती है कि उस होटल का जो करीब एक सप्ताह तक 22 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के 32 जिसमें माननीय मंत्रीगण भी थे, विधायकगण भी थे, उनका पेमेंट कौन किया? सरकार किया कि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया की नीति झारखंड में भी उसी समय 2020 में लागू की गई। तो झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है कि जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो भेजे थे, क्या होटल है, मेफेयर होटल में जो एक सप्ताह थे, उनका फूडिंग लॉजिंग अगर सरकार दी है तो सरकार को बताना चाहिए, अगर शराब माफिया दी है तो भी जनता के समक्ष आना चाहिए। और इसीलिए मामला, और हमें लगता है कि ये मामला दो राज्यों से संबंधित है। और ये मामला ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 दिन पहले ही सीबीआई के रिकमेंडेशन ने सीबीआई इस केस को ले लिया। तो माननीय सीबीआई जी से मेरी मांग होगी कि अविलंब इस शराब घोटाले के क्रम में ये जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो रायपुर के मेफेयर होटल में एक सप्ताह तक जो थे, उसकी भी जांच हो। किस पैसे का किसने दिया था, सरकार ने दिया था कि शराब माफिया ने दिए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सरायकेला खरसवां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुग्धा गांव शुक्रवार की देर रात रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जब ग्रामीणों ने गाय चोरी की सूचना पर रंगे हाथ 2 युवकों को पकड़ लिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आसपास के गांव से लगातार गाय चोरी हो रही थी और काटकर अन्यत्र भेजा जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने खुद निगरानी करते हुए झुरखुली फाटक के पास स्थित बंद वल्लभ स्टील कंपनी परिसर में छापा मारा, जहां गौवंशीय पशुओं को काटने की सूचना थी। ग्रामीणों के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई करने के बाद गम्हरिया थाना को सौंप दिया। गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने कहा कि गौवंशीय पशु ट्रेन से कट गए थे, जिसे कुछ लड़के उठाकर ले गए थे। पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि पुलिस पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर सकती है। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक के बयान के आधार पर मुख्य सरगना सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस से उनके घरों पर छापेमारी की अपील की। सूचना मिला कि जुरकुली फाटक के पास एक गौ माता को काटा जा रहा है, तो हम लोग वहां पहुंचे। देखिए पूरा ग्रामीण वहां पे इकट्ठा है और
जो वहां पे 20-25 जन काट रहे थे वो इधर उधर भाग गए। तो उसी दरमियान 4-5 जन पकड़ाए हैं, प्रशासन भी साथ में थी, पकड़े और उसको प्रशासन को दिया गया। इससे पूर्व भी दुग्धा, गोविंदपुर, मुरुमडी से कई शिकायत मिली कि यहाँ गाय बंधा हुआ रहता है, गाय गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यदुवंशियों का गांव है वहां पे गायों की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण आक्रोश है और हर घर में जाके पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि इनके पास में पूरी जानकारी है कि ये व्यक्ति गाय काटते हैं। कुछ दुग्धा के हैं और कुछ झुरकुली के हैं, कुछ मुरुमडी के हैं और ज्यादातर बाहरी लोग हैं जो गाय को काट के यहाँ से ले जाते हैं। तो इन सारे को पकड़ना प्रशासन का काम है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पकड़े इन लोग को, नहीं तो ग्रामीण बहुत आक्रोश है। रेलवे ट्रेन से कटने के बाद सामने आई है कि गाय का उसका मांस लोगों लेके जा रहा था। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा सूचना दी गई, थाना वहां पहुंचे, थाना लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को पकड़ी है और लोगों से पूछताछ करे। उस कांड में संलिप्त जो भी लोग होंगे उन सबों की गिरफ्तारी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जाति जनगणना के फॉर्म में 7वां कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर आयोजित 26 मई को राजभवन के समक्ष आहूत धरना प्रदर्शन को लेकर शनिवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगन्नाथपुर के विधायक और उप प्रमुख सचेतक सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंकू ने कहा कि आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जातिगत जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम को पुनः सूचीबद्ध किया जाए ताकि आदिवासियों के सरना धर्म को मानने वाले अपने धर्म को अंकित करा सके। इसकी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष वृहद धरना प्रदर्शन किया जाना है। महिला नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि भाजपा को आदिवासियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। सरना धर्म कोड आदिवासी अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान का सवाल है, जिसे लेकर कांग्रेस शुरू से गंभीर रही है। भाजपा ने हमेशा आदिवासियों की मांगों को दरकिनार किया और उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया है। जिला के पर्यवेक्षक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने कहा कि भाजपा की सरकार ने न तो 2014 से पहले और न ही बाद में कभी ईमानदारी से सरना धर्म कोड के समर्थन में कोई पहल की। उल्टे उनकी सरकारों ने मानवाधिकार कानून और स्थानीय नीति जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर आदिवासियों के खिलाफ कार्य किया है। सरना धर्म कोड की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह वर्षों पुरानी सामाजिक मांग है। भाजपा को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार ने इतने वर्षों में इस कोड को लागू क्यों नहीं किया। केंद्र में 10 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहते हुए भी भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। सब लोग सिर्फ आदिवासी नहीं, सब गैर आदिवासी पूरे कांग्रेस के लोग वहाँ महिमाम राज्यपाल का घेराव करेंगे। अगर वहाँ दबाव से नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो 6 कॉलम बनाया गया, 6 कॉलम में सिर्फ हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 6 कॉलम बनाया गया। इसका मतलब कि देश में मात्र 6 ही धर्म के मानने वाले लोग हैं ना। अगर 6 कॉलम बना है
तो 6 ही मानने वाले लोग हैं। तो हमको पता नहीं दिल्ली से कौन इस तरह का परफॉर्मा बनाया है। ये पूरी तरह से बेसलेस है, एकदम गलत है। अगर 6 है उसके बाद और भी जो धर्म के लोग हैं वो लोग आखिर कहाँ भरेंगे? आपको तो अदर देना पड़ेगा, अदर्स देना चाहिए था। पहले अदर था, वो भी हटा दिया। हमारी मांग अदर के अलावे हम चाहते हैं कि सरना कोड हमको मिले। सरना कोड के साथ में अदर्स को भी मिलना चाहिए, ताकि बाकी लोग और भी धर्म के जो लोग हैं ना, सिर्फ 6 धर्म के तो लोग नहीं, और धर्म के लोग हैं, वो क्या लिखेगा? इसलिए दिल्ली को तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग रखे हैं कि शर्मा धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म, इसलिए ओब्लिक हम कह रहे हैं आदिवासी धर्म। इस तरफ के छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में तो सरना जानते हैं, सरना धर्म कोड के बारे में जानते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी लोग हैं, वो महाराष्ट्र के आदिवासी लोग, वो लोग सरना नहीं दूसरा कुछ बोलते होंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा ओब्लिक आदिवासी धर्म, वो लोग जो जो बोलते होंगे वो, इसलिए ओब्लिक हम लोग आदिवासी धर्म का मांग किया है। और हमको लगता है कि इसके लिए मैंने पहले कहा कि रणनीति बनी है कि पहले यहाँ इस राज्य पे, अगर नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में सभी जिस तरह से आप लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से संविधान बचाओ रैली भी किया गया और संविधान बचाओ सभा भी किया गया। इस सभा के बाद अभी आप लोगों के सामने में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, हमारे डॉक्टर बालमुचो जी हैं, हमारे विधायक सोनाराम सिंह जी हैं, और फिर हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी हैं, और तमाम प्रखंड के पदाधिकारी सबको यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस के सभी साथियों को हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है, और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है, और इसके पहले, आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था। और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज, जहाँ की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था, और उनकी जनगणना होती थी 2011 के सेंसस के आधार पर। आप देखेंगे तो झारखंड में जहां पर 3.5 करोड़ की आबादी है, उस 3.5 करोड़ की आबादी में 86 लाख आदिवासी समुदाय से है, और उस आदिवासी समुदाय से 86 लाख में से अगर हम उसमें दूसरे धर्म समुदाय में गए, जैसे ईसाई समुदाय की बात करेंगे, वहाँ तो 4% हैं। बाकी जो आपका 86 लाख आदिवासी समुदाय में, वो उनकी गिनती कहाँ पर है आज की तारीख में स्पष्ट नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही आदिवासियों को अपना हक, संवैधानिक हक मिलना चाहिए। जहाँ आरक्षण की बात करते हैं, विकास योजनाओं की बात करते हैं, तो जब तक आदिवासी समाज का अपना अस्तित्व के लिए एक कोलन, जनगणना के समय एक कोलन नहीं होगा, तो हमारा आदिवासी समाज अपना इनरोल्ड कहाँ करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए लंबे समय से झारखंड में सरना कोड की मांग की जाती रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सबसे पहले तो मैं पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सामाजिक लड़ाई पूरे राज्य में लड़ी जा रही है लगातार सरना कोड की मांग को लेके, लेकिन पिछली सरकार जो हमारे हेमंत सरकार के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, कांग्रेस का, जेएमएम का और राजद का उस समय भी था, कैबिनेट से पारित करके उन्होंने केंद्र को भेजा ये रिकमेंड करते हुए कि यहाँ सरना आदिवासी समाज के लिए आदिवासी ओब्लिक सरना कोड 7वां कोलन की ज़रूरत है। आप इसको जितना जल्दी हो आप इसको पारित कीजिए और इसको जनगणना के पहले 7वां कोड आप दीजिए। लेकिन केंद्र की भाजपा की सरकार आदिवासियों को अपना हक देना नहीं चाहती है, उनके पहचान को बरकरार रखने नहीं चाहती है, सरना कोड देना नहीं चाहती है। इसीलिए आज तक भी केंद्र की सरकार ने उसमें कुंडली मार के बैठ गया है और सरना कोड देना नहीं चाह रही है। और दूसरे तरफ से जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, हमारे माननीय राहुल गांधी ने देश में जातीय जनगणना के सवाल उठाए और
भारतीय जनता पार्टी को उसके सामने झुकना भी पड़ा कि और जातीय जनगणना के लिए भी वो आगे बढ़ने का हमने वो घोषणा किया कि जातीय जनगणना किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आदिवासियों के लिए 7वां कोलन नहीं रहेगा देश में, तो आदिवासी समाज अपना पहचान कहाँ दर्ज करेंगे? 7वां कोलन रहेगा तो आदिवासी अपने तरह से वहाँ आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म भी अपना दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो 7वां कोलन नहीं है। तो कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है, राहुल गांधी का भी ये निर्णय है कि आदिवासियों के लिए जो उनका पहचान है, जो उनका अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में पार्टी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इस आदिवासियों के आंदोलन को मजबूत करेगा, उनके पहचान की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब आए थे राज्य में झारखंड में, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि आदिवासियों का अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरना कोड की ज़रूरत है। हम पार्टी स्तर से भी सरना कोड की लड़ाई लड़ेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया है 26 मई को पूरे राज्य के आदिवासी राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और गवर्नर के द्वारा ये केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने का कोशिश करेंगे कि आपको हर हालत में राज्य के आदिवासियों के लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए जनगणना के पहले 7वां कोलन आपको बनाना पड़ेगा। और इसी के लिए आज हम लोग अभी आप लोगों से संवाद कर रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम के एक मने गांव में हर मने हमारे समाज के हर समुदाय के सामने ये मैसेज हम लोग आप लोगों के माध्यम से भेजना चाहते हैं कि 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा सरना कोड की मांग को लेके पूरा राज्य जो संघर्ष करेगा और उसमें राजभवन के पास सब कोई जाएंगे और सब आदिवासी पहचान का सवाल है, उनके अस्तित्व का पहचान है, इसलिए सब कोई आदिवासी वेशभूषा में जाएंगे। सरना कोड की मांग को हम लोग मजबूत करेंगे, ये पार्टी का निर्णय है। ये आप लोगों के माध्यम से आगे मैंने पूरे राज्य में और पूरे पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग मैसेज भेजना चाहते हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बालमुचो जी भी हैं और हमारे विधायक जी भी हैं, वो भी संबोधित करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।